स्टूडेंट्स, हमने आपको कूलोम्स लॉ तक बता दिया है और कूलोम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए थे। और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज लेकिन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो, कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब देखिए, कूलोम्स लॉ क्या बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी क्या है? फोर्स है। तो फोर्स हमारा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम मानते हैं कि दो चार्ज हमारे पास हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। Q1 प्लेस्ड एट पॉइंट P एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट Q। और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है? R2 है। तो अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना चाहेंगे तो बाई कूलोम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगा? PQ की लेंथ। ये जो हमारी PQ है ना, इसी की लेंथ होगी R स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया स्केलर फॉर्म में। अब ये हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक एक चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं Q2 पर फोर्स की बात। तो Q2 पर अगर फोर्स की बात करें, अगर ये दोनों चार्जेस मान लीजिए Q1 Q2 क्या है? लाइक चार्ज। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो जो Q2 पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? PQ के अलोंग होगी। ऐसे PQ के अलोंग होगी। तो अब देखिए, इसको अगर हमें PQ के अलोंग इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए, K तो हमारा क्या है? स्केलर। Q1 भी क्या है? स्केलर। Q2 भी क्या है? स्केलर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? इस PQ का लेंथ, PQ वेक्टर, इसको क्या मान लेते हैं? PQ वेक्टर, P से Q की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो इसका हेल्प लेंगे। तो इस PQ वेक्टर को हम मान लेते हैं क्या है? R वेक्टर। PQ वेक्टर को क्या मान लेते हैं? R वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो R वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी? PQ के अलोंग। ठीक है, और PQ की लेंथ हमारी क्या है? R। मतलब R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? R। तो अब हम पहले लिखते हैं F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ये वेक्टर हो जाए। इसका पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? PQ के अलोंग। और PQ वेक्टर को हमने क्या मान लिया? R वेक्टर। तो हम इसका केवल डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? R के अलोंग। तो हम क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसको क्या लिख सकते हैं? यूनिट R यूनिट वेक्टर क्या होता है? R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 बाई RQ इंटू R वेक्टर। तो चाहे हम ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में। अब ये जो R वेक्टर है, ये जो R वेक्टर है इसको कैसे लिख सकते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारा देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ ना भाई। ये पोजीशन है, ये पोजीशन में इन दोनों के बीच का ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर इस वेक्टर को लिखें PQ वेक्टर को, तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। मतलब R वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन हमारा क्या है? ये R2 माइनस R1। जिस पर हमें फोर्स निकालना होता है उसको फाइनल पोजीशन वेक्टर मानते हैं। इस पर हमें फोर्स निकालना है तो इसको फाइनल पोजीशन मानेंगे। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये R वेक्टर को, ये जो R वेक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर R वेक्टर इज इक्वल क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इस R वेक्टर की जगह पर, इस R वेक्टर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो
R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो फोर्स हम Q1 पर बात करते हैं। अब देखो मैं फोर्स Q1 पे जैसे लिखना है, ठीक है। तो Q1 Q2 क्या है, लाइक चार्ज। तो Q1 पे फोर्स कैसे लगेगा, QP के अलॉन्ग ऐसे लगेगा ना, QP के अलॉन्ग। तो इसको अगर हमें लिखना है तो पहले स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि QP और PQ दोनों की लेंथ तो बराबर है। ये तो लेंथ क्या है, PQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू R। लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है, वेक्टर केवल चेंज होगा डायरेक्शन। तो यहां पर देखो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब इस पर जो फोर्स है किधर लगेगा, Q से P के अलावा। तो इस कंडीशन में जो R वेक्टर लिखेंगे वो R वेक्टर क्या होगा, हमने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हम किसको मानेंगे, जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स हमें किस पर निकालना है ये। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या मानेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पहले ऐसे लिख देंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये जो R वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। R इज द मैग्नीट्यूड और ये क्या वेक्टर। तो इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर हमारा आ गया। अब ये R वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, जिस पर हमको फोर्स निकालना है। तो हमें फोर्स किस पर निकालना है, इस पर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। तो R वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा हो गया के Q1 Q2 बाई ये लिखेंगे R1 माइनस R2 इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, सॉरी ये ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें बेटा मैंने इन दोनों चार्जेस को लाइक चार्ज मान के किया था, ठीक है। तो देखो अगर ये अनलाइक होते, अनलाइक होता तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन इधर को ना होके क्या होगी, इधर पे होती। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखना है, पहला नंबर जो आर वेक्टर हम लिखते हैं, आर वेक्टर ये हमेशा कहां से लिखेंगे, जहां पर फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन कहां पर, फाइनल पोजीशन क्या होगी, जहां पर हमें फोर्स निकालना है, वेयर वी हैव टू फाइंड फोर्स, जहां पर हमें फोर्स निकालना वो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, ये आपको याद रखना है। तो आर वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा देखो Q1 और Q2 को यहां पर आप साइन के साथ रखेंगे जब, ठीक है, साइन के साथ पुट विथ साइन, पुट विथ साइन। देखो साइन के साथ रखने से क्या फर्क पड़ता है, जैसे मान लो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस होंगे तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, दोनों माइनस माइनस है तब भी इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों प्लस माइनस है
तो देखो लाइक चार्जेस में जब इधर को वेक्टर है, लेकिन प्लस माइनस का जब प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस। तो जब माइनस नंबर से प्रोडक्ट होता है तो इसकी डायरेक्शन सीधा क्या होती है, रिवर्स हो जाएगी। तो आप साइन के साथ रख देंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही सही आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, पहला आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, जिस पर हमें फोर्स निकालना है। दूसरा Q1 Q2 को यहाँ पर हम साइन के साथ पुट कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको खुद महसूस करना पड़ेगा ये फोर्स इधर को है या इधर को है। तो ये तो हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमें दो चीज बताती है। पहले तो हम ये बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट डिपेंड ऑन अब्सेंस और प्रेजेंट ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। मतलब जो दो चार्ज आपके पास है Q1 Q2, उनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसी और के चार्ज के आ जाने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये Q1 Q2 दो चार्ज है और इनके बीच की फोर्स इस सिचुएशन में क्या लग रहा है, 10 न्यूटन को। अब इसके बीच में मैंने बाद में कुछ देर बाद एक नया चार्ज लगा दिया, Q3 रख दिया। तो Q3 रख दिया, तब भी Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स तब भी लगेगा। नेट फोर्स चेंज हो सकता है, मतलब जैसे Q1 पर हम नेट फोर्स की बात करें वो चेंज हो सकता है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स पहले था वही बाद में लगेगा। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। मतलब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये पहला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहला। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है, नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसका ये मतलब हुआ, जैसे इस सिस्टम से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज Q0 गिवन है, इस Q0 पर Q1 Q2 Q3 इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, पहले हम Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स निकालेंगे, फिर Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स निकालेंगे, फिर Q3 की वजह से Q0 पे फोर्स निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें Q0 पर इन तीनों की वजह से नेट फोर्स मिल जाएगा। इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सेकंड स्टेटमेंट का मतलब है। जैसे तो हमने यहां पर मान लिया है, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q0 इज F(Q0)1, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q0 इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2। ऐसे फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q0 इज F(0)3। तो ये हमें अगर अब नेट फोर्स की बात करें तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, F(01) प्लस F(02) प्लस F(03). अगर इससे ज्यादा चार्जेस होते तो डैश डैश उनको ऐसे ही वेक्टर हम करते जाते। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट कहता है। अब हम देखो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक भी करेंगे और स्टैंडर्ड भी करेंगे, ठीक है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर इज 160 न्यूटन if both system of charge displaced water keeping distance same find force between them। कहला हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके एयर में उन पर फोर्स लग रहा है 160 न्यूटन का, ठीक है। तो जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पर चार्जेस पहले एयर में ऐसे रखे हैं, Q1 Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो यहाँ पर इसमें फोर्स लग रहा है F एयर इज इक्वल टू 160 न्यूटन। अब इसको क्या कर दिया गया, वाटर में डिस्प्लेस कर दिया गया। अब डिस्टेंस क्या रखना है, सेम। तो R डिस्टेंस होगी फिर से Q1 Q2।
तो यहाँ पर वाटर के अंदर फोर्स कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो वाटर का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है। तो देखो हमने एक बताया था फॉर्मूला आपको, रिलेशन क्या था हमारा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन आर, यही था। तो यहां पर मीडियम की जगह क्या आ गया, वाटर। तो यहां पर एफ एयर की वैल्यू कितना है 160 और एफ मीडियम हो जाएगी मतलब वाटर, ये कितना है, ये हमें गिवन है कितना है 80। बस सिंपल यहां से एफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा 160 अपॉन 80, तो ये कितना हो गया 2 न्यूटन, मतलब फोर्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये देखो हमेशा याद रखना है, जब हमें एयर से किसी और मीडियम में डिस्प्लेस करते हैं फोर्स को, हम फिर डायरेक्टली उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो 80 न्यूटन का फोर्स एयर में गिवन है, अब सेम सिस्टम को हमने क्या कर दिया वाटर में डिस्प्लेस कर दिया, तो फोर्स कितना आएगा, इसको हम क्या करेंगे इसके वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स का लेंथ मान लीजिए एल है ऐसे, और इसके तीनों कॉर्नर पर क्यू 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 मतलब इक्वल चार्जेस फिक्स्ड है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू फिक्स्ड है, और इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू नोट रखा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर एक चार्ज क्यू नोट रखा गया है। क्वेश्चन है फाइंड नेट चार्ज ऑन क्यू नोट, फाइंड नेट चार्ज ऑन क्यू नोट, ये फाइंड करना है हमें। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखिए ये सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो सेंटर है यहां से और यहां से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इतनी आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो ये भी इसको मान लेते एल है, ठीक है, सॉरी ये आर मान लेते हैं, ये क्या है आर है, ये भी क्या है आर है, ये भी क्या है आर है। ठीक है, तो तीनों की क्यू नोट की डिस्टेंस तीनों चार्जेस से क्या है सेम है। तो देखिए सेम है और ये चार्ज की वैल्यूज भी सेम है यहाँ पर, तो जब चार्ज की वैल्यूज भी सेम है इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम। तो ये तीनों चार्ज एक मतलब क्यू, ये क्यू और क्यू नोट क्या सेम टाइप के चार्ज है, तो क्या करेंगे ये भी इसको रिपल करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा और ये भी इसको रिपल करेगा। तो मान लीजिए ये इसको एफ फोर्स रिपल कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा एफ से रिपल करेगा और ये भी क्या करेगा एफ से रिपल करेगा, तीनों फोर्स एफ होंगे। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका वेक्टर सम करना होता है। ठीक है, तो वेक्टर सम करने के लिए पहले हम इसको देखो, सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये दो फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का हम रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो, क्योंकि हमें सबसे अच्छा वेक्टर कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वेक्टर्स को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल को वर्टिकल के साथ ऐड कर देते हैं और बाद में नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एफ फोर्स होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा कितना आएगा 60 डिग्री का, और ये भी कितना आएगा 60 डिग्री का। तो अब इसका अगर कंपोनेंट निकाल लेंगे तो इसका इधर जो कंपोनेंट है इसका वाला इधर को आएगा एफ कॉस 60, इसका भी क्या आएगा इधर को एफ कॉस 60, और इसका इधर को जो कंपोनेंट आएगा एफ साइन 60, और इसका जो इधर को आएगा कितना आएगा एफ साइन 60। ठीक है, तो देखो एफ साइन 60 और एफ साइन 60 ये दोनों क्या है अपोजिट है, तो आप चाहो तो ऐड कर लेते हैं। देखो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे एफ एक्स,
एफ एक्स वेक्टर कौन कौन सा आएगा, देखो इसको अगर मान लेते इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या होता है माइनस आई वेक्टर, और राइट साइड में क्या होता है प्लस आई वेक्टर। ये एक्स एक्सिस अगर इसको मान लेते तो ऐसे, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हो गए, ये एक ये, तो देखो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा एफ साइन 60 आई कैप, और ये वाला हमारा कितना आएगा प्लस एफ साइन 60 माइनस आई कैप। तो ये दोनों ऐड होकर क्या आ जाएगा जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एफ नेट आया हमारा वो कितना आया जीरो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो इधर को, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये दोनों, और ये वाला क्या है नीचे की तरफ जा रहा है। तो एफ वाई नेट निकालेंगे तो देखो कितना आएगा 2f cos 60, ऊपर की तरफ क्या होता है जे के पॉजिटिव, प्लस ये वाला है f कितना होगा f माइनस जे के, क्योंकि ये नीचे की तरफ। अब इसको देखो निकालते हैं 2f cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 जे कैप प्लस एफ माइनस जे कैप, ये 2 कट गया तो कितना आएगा एफ जे कैप प्लस माइनस एफ जे कैप, तो ये भी क्या हो गया जीरो। तो मतलब एफ एक्स भी क्या आ गया जीरो, और एफ वाई भी क्या आ गया जीरो। एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या आ गया जीरो, और वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या आ गया जीरो। तो एफ नेट भी हमारा क्या आ जाएगा जीरो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब फिर से हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, यहां पर भी ये तीनों क्या, ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहां पर क्यू नॉट चार्ज रखा है। ठीक है, यहां पर क्यू नॉट चार्ज है, और यहां पर क्यू है, और यहां पर क्यू है, और ये सारे चार्जेस क्या है सेम टाइप, मतलब लाइक चार्जेस है, बट वैल्यू अलग है। ये क्यू नॉट है, ये क्यू है, ये क्यू है। तो वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, और इस ट्रायंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो क्या है एल, ये निकालना है। तो चलो हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए सेम टाइप के हैं, तो ये वाला इसको रिपल करेगा और किधर को करेगा ऐसे ऐसे, ये वाला भी इधर को क्या करेगा ऐसे रिपल करेगा, ऐसे करेगा। अब देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, और इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो ये वाला फोर्स हमारा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड केवल अगर बात करें तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा के क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर, और इसके भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है बराबर, केवल क्या डिफरेंट है डायरेक्शन। तो हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अभी मैंने बताया वेक्टर्स को क्या करना होता है रिजॉल्व कर लो। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बताएंगे आपको। पहले वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं, किसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लो, इस पॉइंट को, और यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हमारी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस ऐसे, और ये हमारी क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो गई। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये हमारा कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो अब इसके कंपोनेंट करना है, तो इधर को देखो, इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर को क्या आएगा एफ कॉस 60 डिग्री, इसका जो इधर को कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा एफ कॉस 60 डिग्री, इसका जो इधर को कंपोनेंट आएगा एफ साइन 60 डिग्री, इसका जो आएगा ये भी क्या आएगा एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, देखो एफ एक्स डायरेक्शन में वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं सीधा। तो कितना आएगा एफ कॉस 60 आई के प्लस एफ
cos 60 माइनस आएगी। तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो एफ एक्स हमारा कितना आ गया 0। एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया 0। अब वाई डायरेक्शन में बात करते हैं, तो एफ वाई कितना आएगा देखो 2f साइन 60 जे के। तो यहां से देखो 2f साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 जे के। ये कट गया, कितना आ गया √3f जे के। अब यहां पर देखो f की वैल्यू हमारी कितनी है के क्यू नोट बाई एल स्क्वायर, यहां पर रख दो। तो √3 के क्यू नोट अपॉन एल स्क्वायर जे के। ये हमारा क्या हो गया नेट फोर्स और वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसी को हम बताते हैं दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारा रिजॉल्व करके हो गया। तो अब रिजॉल्व नहीं करना तो देखो ऐसे इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा दिया। तो देखो ये f इधर को हो गया, इधर हो गया, ये दो वेक्टर हमारे पास हो गए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये वाला एंगल हमारा कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये भी क्या आएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा थीटा हो गया, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये। तो एफ नेट का एक फॉर्मूला होता है, एफ नेट इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां पर ए कौन सा है एफ, तो ये क्या लिख सकते हैं f² + 2f cos 60। तो देखो एफ नेट इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये कितना हो गया 2f² प्लस ये क्या हो गया 2f² इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, ये कट गया तो कितना आ गया 3f²। मतलब ये क्या हो गया √3f। अब f की वैल्यू कितनी थी √3 के क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर। तो हमारा देखो वैसे भी ये फॉर्मूला आया था और वैसे भी, दोनों मतलब नेट फोर्स ऐसे ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमने आपको कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये 3 न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से देखना जिससे कि आपको पता चले न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आपने देखा होगा न्यूमेरिकल में वेक्टर का अच्छा खासा यूज है, तो आप वेक्टर को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर कोई दिक्कत है तो मैं 11th क्लास के वीडियो बना रहा हूँ, उसमें वेक्टर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वेक्टर का वीडियो उसमें से देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप चैनल को थोड़ा शेयर करना जिससे कि और भी बच्चे पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग।